हेलो और वेलकम टू लॉ स्कूल। आज के हम लेक्चर में इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं आईपीसी की। राइट। इस आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या स्टेजेस हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले मेंस रिया और एक्ट्रेस रिया क्या होते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। पहले आप ये जानो कि हिस्ट्री क्या थी आईपीसी की। आईपीसी जो है आपका 1860 में कंप्लीट हो गया था, बस इसकी जो इनेक्टमेंट है वो 1862 में करी गई थी। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसको स्टार्ट किसने करा था, तो फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया विच वाज चेयर्ड बाय लॉर्ड मैकॉले, उन्होंने इसका फर्स्ट ड्राफ्ट था जो स्टार्ट करा था। राइट। इनको असिस्ट 3 बंदों ने करा था, वो थे लॉर्ड मिलेट, एंडरसन एंड लॉर्ड मैक्लॉड। तो ये 3 जानों ने लॉर्ड मैकॉले को असिस्ट करा था आईपीसी बनाने के लिए। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 1862 में आफ्टर अंडरगोइंग मेनी रिविजन्स एंड अमेंडमेंट्स बाय बार्नेस, पीकॉक एंड, ये आपको याद रखना है पॉइंट कि इन्होंने बहुत सारी इस एक्ट में अमेंडमेंट्स और बहुत सारी रिवीजन्स करी थी। इसको लाने से पहले ये सब हुआ था। ये हिस्ट्री है आपकी आईपीसी की। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि आईपीसी में 511 सेक्शंस हैं। ठीक है, आर्टिकल्स नहीं, सेक्शंस हैं। ठीक है। और उसके बाद इसके 23 चैप्टर्स हैं। बेसिकली हर एक चैप्टर जो है डिवाइड करा हुआ है कुछ सेक्शंस में। ठीक है। और आपको बस ऐसे याद रखना है कि आईपीसी को 23 चैप्टर्स में डिवाइड करा है और वो चैप्टर्स के अंडर 511 सेक्शंस हैं। राइट। अब देखो, अगर मैं आपको एक बोनस क्वेश्चन बताती हूँ, जो आपका एविडेंस एक्ट है वो किसने करा है, सेंट जेम्स स्टीफन ने करा है। लॉर्ड मैकॉले ने आईपीसी करा है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है आपका वो सेंट जेम्स स्टीफन ने करा है। दिस इज योर बोनस क्वेश्चन। लॉर्ड मैकॉले का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में, दैट हु ड्राफ्टेड आईपीसी इन विच कमीशन। तो फर्स्ट लॉ कमीशन चेयर्ड बाय लॉर्ड मैकॉले, असिस्टेड बाय दीज 3 पीपल, एंड अमेंडमेंट एंड ड्राफ्टिंग्स वर डन बाय बार्नेस, पीकॉक एंड। राइट। नाउ नेक्स्ट। अब हम ये जानेंगे कि आपको, देखो हम आईपीसी तो पढ़ा रहे हैं, बट उससे पहले आपको थोड़ी लॉ के कुछ टर्म्स जाननी बहुत जरूरी है जो आपके क्रिमिनल लॉ में अप्लाई होती हैं। तो ऐसी टर्म क्या है, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीडर। ये आपका लॉ है, जो लॉ के कुछ जो ऐसे एक्ट्स हैं, एक है सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ उसको कहते हैं जिसमें प्रिंसिपल्स और आपकी पनिशमेंट्स दी गई होती हैं, सब्सटेंस दिया होता है। प्रोसीजरल उसे कहते हैं जिसमें उसको इनेक्ट करने का प्रोसीजर बताया होता है। एग्जाम्पल आईपीसी जो है, जो इसके 511 सेक्शंस हैं, इसमें आपको ऑफेंस या क्राइम बताया है, उसके साथ उसकी पनिशमेंट बताई हुई है कि आप अगर ये ऑफेंस करोगे आपको इतनी पनिशमेंट मिलेगी। और जो उसका प्रोसीजर है कि आप उसके बाद आपने ऑफेंस कर दिया, पनिशमेंट तो लिखी है, बट उसको हम इनेक्ट कैसे कराएंगे, तो उसका जो सारा प्रोसीजर है वो आपका सीआरपीसी में दिया हुआ है। ठीक है। तो ऐसे आपने इन दोनों के डिफरेंसेस समझने हैं। और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, आए आओ। इट रेफर्स टू द लॉ दैट डील्स विद द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। ठीक है। इट रेफर्स टू द लॉ विच प्रोवाइड्स द प्रोसीजर बाय विच राइट्स एंड लायबिलिटीज विल बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ in the court of law. The main subject matter of substantive is the rights and liabilities of the individual. Why rights and liabilities? क्योंकि अगर आपके खिलाफ कोई क्राइम करता है, आपका राइट जो है, राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, वो तो हो रहा है ना खराब। ठीक है। तो कोई अगर आपके अगेंस्ट क्राइम करता है तो उसकी जो प्रोटेक्शन है, उसको पनिशमेंट दी जाएगी, वो बातें कहाँ लिखी गई हैं, वो आईपीसी में लिखी गई हैं। राइट। और
उसको कैसे लागू कराना है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीजरल लॉ इज द मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ। उसको कैसे लागू कराना है वो आपका प्रोसीजरल लॉ में दिया होता है, ठीक है। द सब्सटेंटिव लॉ प्रोवाइड्स फॉर द क्राइम एंड पनिशमेंट एंड इट डील्स विद द इनिशिएशन एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अब आपको ये सारा पॉइंट समझ आ गया कि प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ में क्या डिफरेंस है। देखो ये है तो ये हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, ये क्रिमिनल लॉ की अब एक तरह से ब्रांचेस कह लो, बट आपको ये बात याद रखनी है जो आपका आईपीसी है, अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो दैट विल बी कवर्ड अंडर द सब्सटेंटिव लॉ। और आपको सीआरपीसी के रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सीआरपीसी क्या है, तो आपको याद रखना है वो एक प्रोसीजरल लॉ है। मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाता है जब आपको देखो अभी क्लैट का एग्जाम दोगे, उसमें पैसेज होगा कुछ क्रिमिनल लॉ के रिलेटेड, और उसके नीचे अगर ये क्वेश्चन बाय चांस आ जाता है तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियर होनी चाहिए कि वो क्या बात कर रहा है, राइट। अभी व्हाट इज क्राइम, देखो अगर हम आईपीसी पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, उससे पहले आपको क्या जानना है कि व्हाट इज क्राइम। इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 40 में दी गई है अंडर ऑफेंस के नीचे, बट हम स्टीफन और ब्लैकस्टोन की जो इंपॉर्टेंट है उनकी जरा देखते हैं वो क्या कहते हैं। एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड विच इज एट द सेम टाइम रिवोल्टिंग टू द मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। देखो बेसिकली ये डेफिनेशन मैंने तो डाली है, यू शुड नो दैट द एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है, आपको एक्ट कोई करने से मना करा हुआ है लॉ ने, एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है क्या वो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट डज ब्लैकस्टोन सेज, ब्लैकस्टोन डिफाइंस क्राइम एज एन एक्ट कमिटेड और omitted in violation of a public law either forbidding or commanding it। देखो इसको मैंने क्यों डाला, इसको कमिट और omit की बात समझनी है, ठीक है। कमिट होता है जो आपने कोई चीज कर दी, और मिट क्या होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। ओमिशन, ओमिट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है आपको रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, आप वो कर देते हो तो उसको ओमिशन कह देते हैं, ठीक है। कि आपको जो काम मना करा हुआ है अगर आप वो कर दो तो उसको ओमिशन कहते हैं, ठीक है। कि लॉ नहीं मना करा हुआ है कि ये चीज नहीं करनी, आप फिर भी कर दो तो उसको हम ओमिशन कह देते हैं, ठीक है। अब देखो सेक्शन 40 क्या कहता है आईपीसी का, वो कहता है ऑफेंस को डिफाइन करता है एज अ थिंग मेड पनिशेबल अंडर आईपीसी। कोई आपका ऐसा एक्ट जो आईपीसी में दिया हुआ है एज एन ऑफेंस वो क्राइम कहलाता है, राइट। अब एलिमेंट्स जानो, देखो आपने ये तो पढ़ लिया, आईपीसी में हो, क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हो, आपको ये भी पता चल गया किसने बनाया, क्यों बनाया, किसके असिस्टेंस में बनाया, उसके बाद अब इसका क्राइम भी पता चल गया। बट अब आप तो किसी भी चीज को बोल दोगे कि ये तो क्राइम हो गया, बट इसके भी जो है पैरामीटर सेट करे गए हैं, इसके एलिमेंट्स हैं कुछ। अब आज हम वो जानते हैं कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं। कहते पहला एलिमेंट कोई ह्यूमन बीइंग, वैसे तो सेक्शन 11 में पर्सन की डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है। तो पर्सन में ह्यूमन बीइंग भी है, लीगल एंटिटी को भी बोला हुआ है उसमें। आप जब सेक्शन 11 में आपको पढ़ाऊंगी, जब ब्रीफ डिस्कशंस कराऊंगी तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि 11 सेक्शन आपका क्या कहता है, ठीक है। इविल इंटेंट और गिल्टी माइंड, देखो दूसरा आपको बस ऐसे याद रखना है, पहला तो ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग, ठीक है। उसके बाद मेंजरिया, एक्टसरिया और कोई इंजरी हुई है, इंजरी आपका सेक्शन 44 में डिफाइंड है। इंजरी इसका मतलब ये नहीं कोई मेडिकल इंजरी, इसमें लीगल राइट की वायलेशन को हमारे लॉ में इंजरी बोलते हैं। ये बात अब आपको लॉ पढ़ रहे हो याद रखनी है। इंजरी हेयर मीन्स लीगल राइट की वायलेशन, चाहे आप टॉर्ट्स कर रहे हो, टॉर्ट्स में तो वर्ड इंजरी बहुत ही आता है, तो आपको वहां याद रखना है कौन सी इंजरी हुई है, लीगल राइट की इंजरी हुई है। वो लीगल राइट आपका जब वायलेट हो जाता है उसको हम इंजरी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो मेंजरिया, एक्टसरिया, मेंजरिया, मेंजरिया का क्या मतलब था, माइंड। एक्टसरिया, एक्ट हो रहा है मतलब फिजिकल थिंग, फिजिकल एक्ट।
ये दो बातों का होना तो बहुत ही जरूरी है किसी क्राइम को प्रूव करने के लिए। मेंस रिया मतलब जब आपकी इंटेंशन हो, आपका मोटिव हो, आपने माइंड से कुछ गेम चलाई है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को मारना था, ठीक है, आप ए ने बी को मारना था। अब देखो इसमें आप डिफरेंसेस समझना। वो अपने माइंड में पहले उसने सोचा, उसने कि मैंने तो यार इसको मारना है। उसके बाद उसने क्या सोचा, किससे मारूं किससे मारूं, उसने सोचा आई शुड ब्रिंग सम रेड पॉइजन टू किल बी। तो रेड पॉइजन लेके आने का जो उसने सोचा राइट, वो मेंस रिया में आपका पॉइंट जो है कवर होगा। उसके बाद जब वो मार्केट गया रेड पॉइजन लेने के लिए, वो एक्टस रियस होगा। ठीक है, आप अभी इतना समझो, ये दो पॉइंट, आगे की स्टोरी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ए को बी को मारना था, ठीक है। तो मेंस रिया एक्टस रिया आपको समझ आ गया ना। ये आपके लॉ में बहुत ही ज्यादा, आईपीसी में बहुत 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 बार यूज होने वाला है, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। मेंस रिया जब आपका क्रिमिनल इंटेंशन ना हो वो क्राइम करने की, तो कहते हैं नो मेंस रिया। जब आपकी क्रिमिनल इंटेंशन होती है तो कहते हैं प्रेजेंस ऑफ मेंस रिया, राइट। देखो, द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव फिजिकल एक्शन, जिसको एक्टस रियस बोलते हैं। स्टेट ऑफ माइंड टू कमिट क्राइम, उसको हम मेंस रिया कहते हैं। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मेंस रियस एंड एक्टस रियस, तो अब हम ये पढ़ते हैं। देखो, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एज सच आपका मैक्सिमम एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये क्या कहता है। ये कहता है द एक्ट डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट, इट मस्ट बी कंपनीड बाय द गिल्टी माइंड। आप जा रहे हो मार्केट में, ठीक है, एक्ट कर रहे हो, आप रैट पॉइजन लेने जा रहे हो, बट आपकी इंटेंशन सिर्फ अपने रैट को मारने की थी, ठीक है, तो इसमें तो आपका क्राइम नहीं आएगा ना। बट जब आपका गिल्टी माइंड था कि आपको बी को मारना है, तब आपका मेंस रिया जो है, वो गिल्टी माइंड है, वो प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, द एक्ट डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट, it must be accompanied by the guilty mind. There should be the presence of mens rea, of your guilty mind in order to commit the crime, right. It is considered as a basic condition to charge someone against a penal liability that is mere guilty act and mere guilty mind are independently not sufficient. There has to be the nexus between the two. देखो वही ना, आप जा रहे हो मार्केट में, गिल्टी माइंड नहीं है, तो देयर शुड बी द नेक्सस बिटवीन द टू थिंग्स। जितनी देर वो चीज नहीं प्रूव होगी तो आपका वो एक्ट भी नहीं प्रूव होता। मेन पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया का क्या मतलब है। द एक्ट डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट, इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय द गिल्टी माइंड। ये एज सच आपको आ जाता है। इसके नीचे फिर वो प्रोपोजिशन दे देते हैं जिसमें आपको गेस करना होता है कि मेंस रिया था कि नहीं था, गिल्टी माइंड था कि नहीं था। आपको भी पता है आपका प्रॉपर पैराग्राफ आएगा 450 वर्ड्स का, उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चंस होंगे, तो वो जरूरी नहीं है उसमें से होंगे, कई बार ऐसे ऐसे ये लिख के भी आपको वो प्रोपोजिशन दे देते हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी है, राइट। अब मेंस रिया क्या कहते हैं, कहते हैं गिल्टी माइंड द अक्यूज्ड इज प्रूव टू हैव नोइंगली, ये बात याद रखनी है, committed the crime, also that he had full knowledge of their actions, he must have malafide intent towards the victim. Mens rea is also used in some civil suits. Act may be voluntary or involuntary and the guilt is determined by the facts of the case. देखो, पहला knowingly, full knowledge, then malafide intention should be there towards the victim. एक्ट में भी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। ये पॉइंट क्यों डाला है इन्होंने, वॉलेंट्री फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने खुद अपनी मर्जी से कुछ अल्कोहल मान लो ले लिया, इंटॉक्सिकेट आप हो गए अपनी मर्जी से, ठीक है, फिर आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हो, आपको फुल नॉलेज है अपने एक्ट्स की, तब आप ये नहीं कह सकते कि यो मैंने तो ड्रिंक करी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। नो, यू कांट टेक दिस डिफेंस।
अगर आपको किसी ने इनवॉलेंटरी कराई है, ठीक है, और आपको अपने एक्शंस का पता नहीं चल रहा, तो उस केस में आपको कह देते हैं कि आपने क्राइम नहीं करा। ठीक है, तो बेसिकली आप सारी सिचुएशन को समझो। आपका नॉलेज का प्रेजेंस होना, आपको पता है कि आप जो कर रहे हो सब समझ आ रहा है कि आपको क्या विलिंगली कर रहे हो कोई बात, ठीक है, गिल्टी माइंड से कर रहे हो, ये बात आपकी दिखनी चाहिए कि आपकी गलत इंटेंशन है। तो उस केस में मान लेते हैं कि आपका मेंजरिया प्रेजेंट था टू कमिट द क्राइम। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पॉइंट है बस इस चीज की तरफ बताता है आपको कि आपके दिमाग में थी वो बात क्राइम कमिट करने की, आपको फुल नॉलेज थी कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो ये चीज हो जाएगी। राइट, अब देखते हैं एक्टस रियस। एक्टस रिया क्या कहता है, एक्टस रियस क्या कहता है, फिजिकल एक्शन। Actus reus is the physical aspect of the crime. The accused need to have done something or omitted to do something. Without a guilty act, there can be no crime and no suit for damages can arise. It can be applied while considering the fact, time, place, person, possession, consent of the victim. देखो इसमें क्या है, बेसिकली एक्टस रियस में ये बात करते हैं, देखो माइंड की तो आपने माइंड में सोचा, बट देखो अब सोचने को तो मैं सोच लूं मैं तो यार इसको मार दूंगी, सिर्फ सोचा है मैंने, पर मैंने कुछ उसका एक्ट नहीं करा। ठीक है, अगर तो मैं एक्ट करती हूँ, एक्ट कैसे करती हूँ, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी स्टार्टिंग में कि आप पॉइजन लेने जब जाते हो तो आप एक्ट सीरियस कर देते हो, वहां से जो आपका इंटेंशन है फुल प्रूफ से प्रूव हो जाती है कि आपके दिमाग में ये बात थी, हैंज प्रूव्ड बिकॉज यू आर गोइंग टू द मार्केट टू बाय द रैट पॉइजन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। बट अगेन आप घर ले आते हो, ठीक है, और आप सोचते हो कि नहीं मैंने नहीं इसको मारना, आप उसको बॉटल को फेंक देते हो। ठीक है, इससे क्या हुआ, आपने फिर कोई क्राइम नहीं करा। तभी कहते हैं इसकी स्टेजेस हैं, हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इसकी क्या स्टेजेस हैं, बट इंजरी बाद में बताती हूँ, ये इस बात कंप्लीट कर लूँ। फिर आपको पता है कि आपने फेंक दी, बट फिर यहाँ पे आपका क्राइम कांटा बच गया, नहीं करा आपने। उसके बाद आप क्या करते हो, आप लेके आए हो मार्केट से, बी आपके घर आता है, आप उसको जूस में मिला के दे देते हो, जब वो पी लेता है आप, ठीक है, तो आपका एक्ट है जो कमीशन आपने ऑफेंस की कर दी है, आपने क्राइम कमिट कर दिया है। इन केस बी मना कर दे कि नहीं मैंने आज जूस नहीं पीना, प्लीज मुझे मत दो जूस, बस मैं आपको मिलने आया था, मैं जा रहा हूँ, आपने उसको ऑफर भी करा बट उसने वही छोड़ दिया, देन यू विल बी लायबल फॉर द अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम। राइट, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंजरी क्या कहती है। इंजरी आपके सेक्शन 44 में डिफाइंड है, whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property means any harm। जब किसी को कॉज होता है इन सारी चीजों को लेके तो हम कह देते हैं इंजरी हुई थी। ठीक है, देखो कहते हैं इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। जब ना किसी का गिल्टी माइंड नहीं होता और गलती हो जाती है तो वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का उस पर जो है लग जाता है। ठीक है, क्या है, इफ द एक्ट इज नॉट अकम्पनीड बाय द गिल्टी माइंड दीज आर द केसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। राइट, एग्जाम्पल क्या है, ट्रैफिक ऑफेंसेस हो गए, जब आप लाइट क्रॉस कर देते हो या जो भी है, ठीक है, वो आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आ जाते हैं। सेलिंग अल्कोहल टू द माइनर्स, अ पर्सन हु सेल्स अल्कोहल टू अ माइनर कैन बी कन्विक्टेड इवन इफ दे हैड अ बिलीफ दैट द पर्सन वाज ओल्ड इनफ टू बाय अल्कोहल। ठीक है, तो ये कह रहे हैं आपका चाहे इसमें गिल्टी माइंड हो ना हो, ठीक है, आपने अगर लीगल राइट वायलेट कर दिया जाने अनजाने में तो ये आपका इंजरी में माना जाएगा। और इसकी क्या एक्सेप्शन है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये इसकी कुछ जो है ना वो एक्सेप्शंस हैं जिसमें आपका गिल्टी माइंड प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि होता ही नहीं है, नो देयर इज नो मेंजरिया, बट यू आर सेड टू दैट यू हैव कमिटेड द क्राइम। एग्जाम्पल है भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो हुई थी, आपको पता है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं था कि कितनी ज़्यादा हार्म कॉज कर देंगे, बट वो हो गया, तो इट देन
what it said that yes the offense has been committed. MC Mehta वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में ये बोला गया था कि जो ऑफेंस है वो हो चुका है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम. पहली स्टेज क्या है, इंटेंशन, दूसरी है प्रेपरेशन, थर्ड इज एन अटेम्प्ट एंड फोर्थ इज द अकम्प्लिशमेंट और द कमीशन ऑफ द ऑफेंस. ठीक है, ये इसकी स्टेजेस हैं. अब देखो इंटेंशन भी दो तरह से होती है. एक तो सिर्फ आप माइंड में मोटिव सोचते हो, जब सोचते ही हो उसको मोटिव का नाम दे देते हैं. इसके इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी सिर्फ आपकी ना इंडियन एविडेंस एक्ट में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तहत इसकी इंपॉर्टेंस है. बट हमने आईपीसी में आपको बस ये देखना है कि इंटेंशन है कि नहीं है. ठीक है, इंटेंशन मैंने आपको सारा वो समझा दिया. आपको ये देखना है कि उसके माइंड में गिल्टी माइंड था कि नहीं था, मेलाफाइड इंटेंशन थी कि नहीं थी. तो यस, दैट विल अमाउंट टू द स्टेज ऑफ क्राइम. नाउ प्रेपरेशन देखो इसमें क्या है, अरेंजिंग थिंग्स, यू नो, डूइंग द एक्ट. देखो A buys a knife for the purpose of killing B, but after some time his intention to kill B has changed and he used that knife in the kitchen. In this way we cannot be held liable for arranging mens rea, for arranging means and measures for murder. So mere preparation is not punishable under IPC. मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, ए गया मार्केट, पॉइजन मोटिव था, इंटेंशन थी, एक्ट भी करा, पॉइजन ले आया, घर आके उसने फेंक दी, नहीं मैंने नहीं करा. तो व्हाट डज आईपीसी सेज, आईपीसी सेज मेयर प्रेपरेशन टू कमिट द क्राइम इज नॉट एन ऑफेंस. राइट, अंडर इंडियन लॉ जनरली प्रेपरेशन टू कमिट अ क्राइम इज नॉट पनिशेबल एक्सेप्ट दिस 4 सर्कमस्टांसेस. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ये आपका एज सच क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में कितनी बार आ चुका है, वेदर वो जुडिशरी के एग्जाम्स हैं या कोई और लीगल एग्जाम है. क्या है वो एक्सेप्शंस जिसमें प्रेपरेशन, मेयर प्रेपरेशन विल अमाउंट टू ऑफेंस. कलेक्टिंग आर्म्स, ये याद रखना है, इसका सेक्शन 122. क्यों कलेक्टिंग वाई आर्म्स इन द वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. राइट, देन preparation of committing depredation on territories of power at peace with the government of India. ये preparation of committing depredation 1 to 6, ये सारे गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्शन हैं. एक होता है काउंटरफीट ऑफ करेंसी, कॉइन एंड स्टैम्प. ठीक है, ये इसके कुछ सेक्शंस हैं 233, 234, 253, 256, 257. इसका वैसे बेसिकली सेक्शन नहीं पूछते बिकॉज बहुत है, काउंटरफीट ऑफ कॉइन्स एंड स्टैम्प का आ जाता है. ठीक है, तो इसकी जब प्रेपरेशन करते हुए पकड़े जाते हो तो भी आप लायबल हो जाते हो कि आपने ऑफेंस करा है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. 399 प्रेपरेशन के लिए बहुत बार पूछा जा चुका है. प्रेपरेशन ऑफ कमिटिंग डेकॉइटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार ऐसी आपको प्रोपोजिशन या इलस्ट्रेशन एग्जाम में दे देते हैं जिसमें मेयर प्रेपरेशन ऑफ डेकॉइटी की बात करी होती है. ठीक है, और आप सोचते हो कि आपको ये बात याद रहती है कि मेयर प्रेपरेशन इज नॉट पनिशेबल, और वो ऐसी इलस्ट्रेशन होती है आप सोचते हो कि उन्होंने तो कोई क्राइम करा नहीं है और आप वो आंसर टिक कर देते हो और आपका आंसर गलत हो जाता है. आपको याद रखना है मेयर प्रेपरेशन टू कमिट डेकॉइटी is an offense under IPC under section 399. right, जहां डेकॉइटी की बात आ गई, प्रेपरेशन हो रही है, वहां तक आपको मिली है, you have to say offense has been committed. अब हम बात करते हैं अटेम्प्ट की. देखो प्रेपरेशन, अटेम्प्ट, बहुत लेयर्स हैं अब 3 चीजों में. अटेम्प्ट में इससे पहले आपकी क्या आ गई, प्रेपरेशन, अब इसके बाद आता है आपका कमीशन, जब एक्ट कमिट करते हो. इन तीनों में लेयर है, थिन लेयर डिफरेंस है जो आपको समझना है. आपकी अगर इसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ एकदम से बन गई तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू क्रैक इट. तो अटेम्प्ट क्या कहता है, ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम वैल्यूएबल थिंग्स बाय ब्रेकिंग अ बॉक्स एंड आफ्टर
ओपनिंग द बॉक्स दैट देयर इज नथिंग इन इट, ये वाली प्रोपोजिशन तो बहुत बार आपके क्लैट एग्जाम में आ रखी है, बहुत बार. In this case, there is no crime occurred, but it is punishable under the IPC because it is considered an attempt to commit the crime. अब देखो, आपने कोई बॉक्स खोला, अब आपकी वो ऐसी किस्मत थी कि उसमें कुछ निकला नहीं, अगर निकलता तो आपने उठाना ही था ना. तो इस वजह से कहते हैं कि आपने attempt to theft है, stealing है, करा है, and you will be liable for the punishment. अब उसके बाद if A makes an attempt to pick the pocket of Z by inserting his hand into Z's pocket, A fails in the attempt in reason of Z is having nothing in his pocket, but A is guilty and he will be punished under section 511. attempt का section है 511, याद रखना, because he has attempted to commit the offense by putting a positive step towards the commission of the offense. ये दोनों proposition आपके बार बार एग्जाम में आ चुकी हैं. अभी क्या कहते हैं इसमें, an attempt to commit a crime is a crime under IPC, और इसकी पनिशमेंट जो होती है ना हाफ होती है, जो आपकी एग्जैक्ट पनिशमेंट क्राइम की होगी ना उस ऑफेंस की पूरा होता तो, और अटेम्प्ट में उसकी हाफ पनिशमेंट देते हैं वो. तो इसमें हमने यही बात करी हुई है कि अगर वो सक्सीड हो जाता तो उसने तो कमिट कर ही दिया था ना. अनफॉर्चुनेटली जब वो सक्सीड नहीं करता बट उसने अटेम्प्ट करा है, तो उस केस में भी हम कहते हैं पनिशमेंट है is awarded because the injury is not as great as that crime had been committed, but that is punished, only half of the punishment is awarded. ठीक है. अब प्रेपरेशन अटेम्प्ट के कुछ डिफरेंसेस हैं. क्या कहते हैं, प्रेपरेशन अटेम्प्ट आर द फिजिकल मैनिफेस्टेशंस, देन अटेम्प्ट गोज अ लॉट फर्दर देन प्रेपरेशन. यस, इट गोज बिकॉज it is near to the actual happening of the crime, and there is possibility that the person may abandon his plan. बट प्रेपरेशन में आप ले आए पॉइजन, बट आप सोच नहीं मैंने नहीं, मैं फेंक देती हूँ, बट अटेम्प्ट में तो आपने ऑफर ही कर दी, उसने नहीं पी, वो उसका लक है. ठीक है. Then in general, preparation involves collecting material, resources and planning for committing an act, while attempt signifies the direct movement towards the commission after the preparations are being made. अब आ गया लास्ट स्टेज, दैट इज कमीशन ऑफ क्राइम. इसमें क्या कहते हैं कि जब आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया तो आपकी कमीशन जो है वो हो जाती है. एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस लीड्स टू द क्रिमिनल लायबिलिटी. ए शूट्स बी बाय पिस्टल टू किल हिम. इफ बी डाइज देन ए इज लायबल फॉर द मर्डर. अगर बी बच जाता है, सिर्फ इंजरी हुई है, देन ए विल बी लायबल फॉर द अटेम्प्ट टू मर्डर. राइट. नाउ ये कहते हैं व्हेन डज प्रेपरेशन एंड एन अटेम्प्ट बिगिंस. ये अमन कुमार के केस में समझाया हुआ था. इसमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी गई थी जिसमें हमें ये समझना है जब प्रेपरेशन एंड होती है आपका अटेम्प्ट जो है वो बिगिन हो जाता है. ठीक है. तो इसमें हमने यही बात करी हुई है कि attempt begins and preparation ends. It means when any step is taken towards committing the offense is considered as an end of preparation एंड बिगिन ऑफ अटेम्प्ट. आपने ऑफर कर दिया, जब उसमें घोल के उसको दे दिया, प्रेपरेशन घोलने तक थी, तब भी आप उसको फेंक देते ना जूस को, तब भी वो प्रेपरेशन आनी थी. पर जब आपने ऑफर कर दिया, प्रेपरेशन एंड हुई, अटेम्प्ट स्टार्ट हो गया एंड यू विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस. नाउ एट लास्ट क्या कहेंगे, एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस इज इंपॉर्टेंट टू प्रूव एनीवन गिल्टी. ठीक है. एनीवन कैन आल्सो बी गिल्टी ऑफ मेयर कमीशन ऑफ द अटेम्प्ट. बेसिकली इस सारी स्टेज में इनिशियल स्टेज, प्रेपरेशन, देन अटेम्प्ट एंड देन कमीशन की बात करी हुई है. इंटेंशन टू किल समवन बाय एन एम्प्टी गन इज नॉट अ क्राइम बट इट इज सेटिस्फाइंग ऑल द एसेंशियल्स ऑफ एन अटेम्प्ट, सो दिस इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 511 ऑफ द IPC. तो बेसिकली आज की आपकी प्रेपरेशन में प्रेजेंटेशन में आपको ये समझना था कि प्रेपरेशन कब तक होती है, अटेम्प्ट कब स्टार्ट हो जाता है और कमीशन कब होती है. सक्सेसफुल अटेम्प्ट कमीशन कर देता है, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट जो है आपकी वो सिर्फ अटेम्प्ट तक ही रह जाता है. यू विल बी लायबल फॉर 511 सेक्शन, उसकी आपको अटेम्प्ट की जो है पनिशमेंट मिलती है. ठीक है. और आपको एक और बोनस क्वेश्चन बता देती हूँ. पहले जो आपका IPC था वो सिर्फ होल ऑफ इंडिया को लगता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, में जो रिसेंट अमेंडमेंट हुई थी उससे ये भी जम्मू एंड कश्मीर को भी लगता है. ठीक है. जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था उसका जो 48th शेड्यूल था, ठीक है, क्लॉज 5, उसमें उन्होंने बोला है कि ये जो है अब रणबीर पीनल कोड उनके पहले लगता था वो नहीं लगेगा, हमें भी IPC ही लगेगा. ठीक है. दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर.
आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप यू नाउ आपको सारा समझ लगे होगा मेंस रिया, एक्टर्स रियस क्या होता है, अटेम्प्ट क्या होता है, प्रिपरेशन क्या होती है और कमीशन कैसे होता है। अब आपको नेक्स्ट जो मेरे लेक्चर्स होंगे आपको इजीली समझ लग जाएगा कि उसमें मेंस रिया कब हुआ है, कैसे हुआ है, नहीं हुआ है, कि जस्ट मोटिव था, राइट। दैट्स ऑल इन टूडेज प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो वेरी मच।